मैं सचिन गौड़ आप सभी का अपने चैनल साई कोचिंग लाइव में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के बारे में। पर्यावरण अध्ययन के अंदर हम लोगों के द्वारा मॉक टेस्ट की जो सीरीज चलाई गई है उसका ये बच्चों 21वां अध्याय होने वाला है। और आज के जो मॉक टेस्ट में हम लोगों ने शामिल किए हैं वो 20 क्वेश्चन शामिल किए हैं। सभी बच्चों के लिए ये सभी के सभी क्वेश्चन काफ़ी उपयोगी होने वाले हैं, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन को पिछले साल की परीक्षाओं के आधार पर शामिल किया गया है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। जो बच्चे सेशन के साथ जुड़ चुके हैं सभी बच्चों को प्रत्येक दिन की तरह जय हिंद लिखकर अपनी अटेंडेंस सबमिट करानी है। उसके बाद हम लोग अपने सेशन को आगे बढ़ाने वाले हैं। चलिए बात करते हैं बच्चों पहले क्वेश्चन की। सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। राजस्थान में प्राचीन जंतर मंतर वेधशाला कहाँ पर स्थित है? हमारे भारत में राजस्थान राज्य के अंदर जंतर मंतर नाम की एक वेधशाला है। बच्चों, ये कौन सी सिटी के अंदर स्टेबल है? एक आपको दिया गया है उदयपुर, एक बी दिया गया है जयपुर, एक सी आपको दिया गया है अजमेर, एक बच्चों डी आपको दिया गया है कोटा। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। राजस्थान में प्राचीन जंतर मंतर वेधशाला कहाँ पर स्थित है? बच्चों, एक विकल्प आपका उदयपुर है, बी आपका जयपुर है, सी अजमेर है, डी कोटा है। सभी बच्चों को तेजी के साथ आप अपने आंसर लाइव चैट बॉक्स में रिप्लाई करने हैं। चलिए बात कर लेते हैं बच्चों राइट आंसर की। यहां पर बच्चों ए विकल्प आपका पूर्ण रूप से गलत है, बी भी आपका गलत है और डी भी आपका गलत है। अजमेर यहां पर पूर्ण रूप से क्या है आपका सही है। जंतर मंतर वेधशाला राजस्थान के अंदर कहां पर है? ये अजमेर के अंदर है। सभी बच्चों को ये बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना है। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। वंशागत नए गुणों के निर्धारण हेतु किस भारतीय वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? भारत में जेनेटिक्स कोड की खोज करने के लिए कौन से वैज्ञानिक को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? डॉक्टर रामकृष्ण, एक आपको दिया गया है सीवी रमन, एक दिया गया है डॉक्टर हरगोविंद खुराना और बच्चों डी आपको दिया गया है जगदीश चंद्र बसु। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। वंशागत नए गुणों के निर्धारण हेतु किस भारतीय वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? चलिए 4 विकल्प आप लोगों के पास हैं। तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए बच्चे बात कर लेते हैं सही विकल्प की। आपका जो 4 सेकंड का समय था वो कंप्लीट हो चुका है। बात करते हैं सही विकल्प की। बच्चों, ए आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, बी भी आपका गलत है, डी भी आपका गलत है। जेनेटिक्स कोड के लिए अमेरिकी वैज्ञानिक भारतीय मूल के थे, रहते अमेरिका में थे, काम भी अमेरिका के लिए करते थे। भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर हरगोविंद खुराना को दिया गया था। ये सभी बच्चों को ध्यान रख लेना है। चलिए बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। मेजर सन्स में पीएलओ, स्मॉल बियर, ये सभी के सभी जो नाम हैं ये किससे रिलेटेड हैं? एक दिया गया सप्तऋषि तारामंडल, एक आपको दिया गया पुच्छल तारा, एक बच्चों सी आपको दिया गया आकाशगंगा, एक डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। चलिए अरे भाई तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। मेजर सन्स में पीएलओ, स्मॉल बियर, ये तीनों ही जो नाम हैं, हालांकि ये टोटल 7 नाम हैं, ये किससे रिलेटेड है? सप्तऋषि तारामंडल, पुच्छल तारा, आकाशगंगा, एक डी बच्चों आपको दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। ये सभी बच्चों तारों के नाम हैं और डी आपका यहाँ पर गलत है, सी भी आपका गलत है, बी भी आपका गलत है। सप्तऋषि तारामंडल के जो तारे हैं उनको क्या कहा जाता है? एक को कहा जाता है मेजर, एक को कहा जाता है सन्स में पीएलओ, एक को कहा जाता है स्मॉल बियर। इसी प्रकार ये टोटल मिलाकर 7 तारों का समूह है जिसको भारतीय वैज्ञानिकों ने सप्तऋषि तारामंडल नाम दिया है। चलिए बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की। आज की क्लास का चौथा क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिएगा सभी बच्चे, निम्न में से कौन सा समूह ऐसा है जिसमें दिए गए पशु कूदकर चलते हैं? चलिए कूद कर चलने वाले पशुओं का समूह आपको चुन लेना है। एक आपको दिया गया घोड़ा मछली, एक आपको दिया गया खरगोश कंगारू, एक आपको दिया गया हाथी और कुत्ता, एक आपको दिया गया बिल्ली और कौवा। चलिए तेजी। अरे भाई इस क्वेश्चन को पढ़ने की तो कोई विशेष आवश्यकता है ही नहीं, केवल हमारी जो जर्नल इंटेलिजेंसी है उसी के आधार पर हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं।
निम्नलिखित पशुओं में से ऐसा कौन सा पशुओं का जोड़ा है जो कूद कूद कर चलता है? चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। 4 सेकंड का समय था। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों सही विकल्प की। ए आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, डी भी गलत है, सी भी गलत है। खरगोश और कंगारू हमेशा जंपिंग करते हुए चलते हैं। आपको कंगारू वाले ऑप्शन से ही समझ जाना था कि राइट आंसर आपका बच्चों यहाँ पर बी होने वाला है। चलिए और थोड़ा सा अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जल को जीवाणु रहित करने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। जो पानी के अंदर बच्चों बैक्टीरिया होता है उसको मारने के लिए ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो नहीं डाला जाता है? आपके पास 4 विकल्प हैं जिसमें से 3 प्रोडक्ट को हम पानी का बैक्टीरिया ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि एक ऐसा है जिसकी सहायता से हम बैक्टीरिया को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। चलिए आपके पास 4 विकल्प कौन से हैं? एक है क्लोरीन, एक है ब्लीचिंग पाउडर, एक आपको दिया गया पोटेशियम परमैंगनेट, एक बच्चों पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि लाल दवा, एक आपको दिया गया सोडियम बेंजोएट। चलिए जल को जीवाणु रहित बैक्टीरिया फ्री करने के लिए किसको नहीं मिलाया जाता है? 3 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको मिलाया जाता है बच्चों। चलिए तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराइएगा। चलिए बच्चों तेजी के साथ सभी बच्चों को 4 सेकंड में अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। बहुत ज़्यादा विलंब हम लोगों को नहीं लगाना है, तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए बात करते हैं बच्चों यहाँ पर सही विकल्प की। क्लोरीन को भी मिलाया जाता है पानी के बैक्टीरिया फ्री करने के लिए, ब्लीचिंग पाउडर को भी मिलाया जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट को भी मिलाया जाता है बच्चों, लेकिन कभी भी सोडियम बेंजोएट को नहीं मिलाया जाता है। ये कभी भी आपके पानी के बैक्टीरिया को ख़त्म नहीं कर सकता है। अगर हम निगेटिवली ट्रू की बात करते हैं तो बच्चों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? डी। क्यों? 3 जो ऑप्शन है आपके ए बी सी, क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट, इन तीनों को ही पानी में मिलाने से पानी का बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए आपका जो विकल्प है बच्चों वो डी ठीक होने वाला है। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। मलेरिया बुखार को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? मलेरिया बुखार को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? हैजा, एक आपको दिया गया जूड़ी ताप, एक आपको दिया गया डेंगू, और एक डी बच्चों यहाँ पर आपको दिया गया प्लेग। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। मलेरिया बुखार को किस अन्य दूसरे नाम से भी जाना जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, कक्षा 6 से आप लोग इसे पढ़ते हुए आ रहे हो, तो तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए बात करते हैं बच्चों राइट विकल्प की। यहाँ पर ए विकल्प आपका गलत है बच्चों, सी भी आपका गलत है, डी भी गलत है। मलेरिया बुखार का जो दूसरा भारतीय नाम है वो जूड़ी ताप है, आप सभी को ध्यान रख लेना है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितने डिग्री होता है? और ये सारी की सारी जो कैलकुलेशन है बच्चों वो आपको किस में दी गई है? सेल्सियस में दी गई है, ना कि फ़ारेनहाइट में। जब आप कभी मानव शरीर के टेम्परेचर की बात करते हैं तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का डिफरेंस समझने के बाद आपको तब आंसर सबमिट कराना है। एक आपको दिया गया है 33 डिग्री सेल्सियस, एक आपको दिया गया 38 डिग्री सेल्सियस, एक सी आपको दिया गया 98.6 डिग्री सेल्सियस, और एक बच्चों डी आपके पास मौजूद है 37 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है बच्चों वो क्या होता है? आप सभी को सबमिट करा देना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उन रिपीटेड क्वेश्चनों में से एक आपका 7वां भी है। ए बच्चों आपका यहाँ पर गलत है, बी पूर्ण रूप से गलत है, सी भी आपका गलत है। अगर हम सेल्सियस में बात करते हैं तो मानव शरीर का तापमान बच्चों 37 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। कीट पक्षी नहीं है बच्चों, ये कीट भक्षी है। शुद्ध क्या है? कीट भक्षी पादपों का सही युग्म पहचानिए। कीट भक्षी का मतलब होता है कुछ पौधे ऐसे हैं हमारे पर्यावरण के अंदर जो छोटे मोटे कीटों का भक्षण कर जाते हैं, तो हम लोगों को कीट भक्षी पौधों के जोड़े को चुनना है। एक आपको दिया गया देखो ड्रोसेरा घटपर्णी, एक आपको दिया गया अमरबेल और नीम, एक आपको दिया गया ड्रोसेरा और मोनोट्रोपा, एक आपको दिया गया बरगद और गुलाब। इनमें से ऐसा कौन सा जोड़ा है बच्चों जो कीटों का भक्षण करने में भी सक्षम है, जबकि वो पादप कुल का एक पौधा है? चलिए तेजी के साथ बताइएगा। 2 पौधे ऐसे हैं जो छोटे मोटे कीटों का भक्षण कर सकते हैं।
चलिए बच्चों, बात कर लेते हैं यहाँ पर सही विकल्प की, क्योंकि बार बार मैं एक बात रिपीट करता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को 4 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं लगाना है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा डी गलत है, सी भी आपका गलत है, बी भी गलत है, और यहाँ पर जो राइट आंसर है बच्चा आपका वो है ड्रोसेरा घटपर्णी। ड्रोसेरा घटपर्णी, ड्रोसेरा घटपर्णी, घटपर्णी को भारत में घटपर्णी कहा जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको नेफेंथीज कहा जाता है। ये मेघालय, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया जैसे देशों में पाया जाता है। भारत के मेघालय में पाया जाता है। घटपर्णी का दूसरा नाम बच्चों क्या है आपका? नेफेंथीज है। जो वैज्ञानिक नाम है नेफेंथीज है, लेकिन भारत में इसको घटपर्णी पौधा भी कहा जाता है। तो ए विकल्प आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। चलिए बच्चे, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट वह प्रक्रिया है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट वह प्रक्रिया है जिसमें, ए विकल्प देखिए ध्यान से, जिसमें पौधे उगने के लिए समान तापमान प्राप्त किया जाता है। एक, जिसमें वायु मंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण, एक इंफ्रारेड विकिरण का मतलब पराबैंगनी किरणें बाधित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान क्या होता है बच्चों? बढ़ जाता है। एक आपको सी दिया गया है जिसमें बंजर पर्वतों और पहाड़ियों को हरा भरा किया जाता है। एक सी दिया गया है जिसमें गहरे पानी का रंग हरा नजर आता है। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट का मतलब क्या है? चलिए, अरे भाई, ग्रीन हाउस गैस का पूरा एक प्रॉपर लेक्चर है, उसी को आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। उससे हर बार पेपरों के अंदर क्वेश्चन आते हैं, चाहे यूपी टेट की बात कर लो, चाहे सी टेट की बात कर लो, ठीक है। चलिए बच्चों, बात करते हैं यहाँ पर अब हम सही विकल्प की। देखिएगा बच्चों, ग्रीन हाउस गैस का मतलब क्या है? ऐसी गैसें जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सक्षम है, उनको ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। और ग्रीन हाउस गैसों का जो इफेक्ट है वो हमेशा पृथ्वी के तापमान को इंक्रीज करता है, और वो तापमान हमारी ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ये आपका बच्चों पूर्ण रूप से गलत है, डी भी आपका गलत है, सी भी गलत है। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण बाधित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। चलिए बच्चों, 10वां क्वेश्चन आपका बोर्ड पर आ चुका है, सभी बच्चों को ध्यान से देखना है। भारतीय वन जीवन में फ्लाइंग फॉक्स क्या है? भारतीय वन जीवन में फ्लाइंग फॉक्स कौन से जीव को कहा जाता है? एक आपको दिया गया है चमगादड़, एक आपको दिया गया है गिद्ध, एक सी आपको दिया गया है सारस, और एक बच्चों डी आपको दिया गया है चील। भारत में ऐसा कौन सा पक्षी है जिसको फ्लाइंग फॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, उड़ने वाली लोमड़ी के नाम से भी जाना जाता है? चलिए, तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर देने हैं। फ्लाइंग फॉक्स किसको कहा जाता है? 4 सेकंड के अंदर सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए बच्चे, बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला विकल्प आपका चमगादड़ है, दूसरा गिद्ध है, सी सारस है, और डी आपको चील दिया गया है। चलिए बात करते हैं सही विकल्प की बच्चों। डी यहाँ पर आपका पूर्ण रूप से गलत है, सी भी आपका गलत है, बी भी आप गलत है। भारत में चमगादड़ नाम का जो पक्षी पाया जाता है, विशेष रूप से असम नागालैंड के अंदर इसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। इसको हम फ्लाइंग फॉक्स के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि उत्तर भारत कौन से हिस्से की हम लोग बात कर रहे हैं। ये अगर हम भारत का मैप बनाते हैं तो ये वाला हिस्सा आपका उत्तर है, ये आपका पूर्व है, तो ये सारा ही हिस्सा हिमालय वाला सारा आपका क्या कहलाता है? वो उत्तर पूर्वी भारत कहलाता है, ठीक है। उत्तर पूर्वी भारत में निम्न प्रजातियों में से कौन से जंगलों में पाए जाते हैं? एक है टोको गेको, एक है लाल पांडा, और एक आपको दिया गया हुलोल गिब्बन, एक दिया है शेर की पूंछ का मकाक, बंदर की ही एक प्रजाति है, बंदर की तरह होगा, मकाक, शेर की पूंछ का मकाक। चलिए उत्तर पूर्वी भारत में पाए जाने, देखो 4 हैं आपके पास, 4 प्रजाति है, 4 में से ऐसी 3 प्रजाति आपको बतानी है जो उत्तर पूर्वी भारत में पाई जाती है। मैं यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट में बता देता हूँ, आपको ऐसी 3 प्रजाति बतानी है जो हिमालय में पाई जाती है। ऐसे जीव कौन कौन से हैं? चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए बच्चों, बात कर लेते हैं सही विकल्प की। तो बच्चों
टोकोगेको एक जीव है, ये आपका हिमालय के अंदर पाया जाता है। लाल पांडा तो आप रट्टा मार लेना, पूरे इंडिया के अंदर ये केवल हिमालय में पाया जाता है, ये भी आपका पूर्ण रूप से सही है। और हुलोक जो गिब्बन है, जिसको हम वन मानुस भी बोलते हैं या बर्फ दानव भी बोलते हैं, ये आपका कहाँ पर पाया जाता है, ये भी आपका हिमालय के अंदर पाया जाता है। जबकि शेर की पूंछ का मकाक, ये बंदर वाली एक प्रजाति है, ये ठंडे इलाके में रहना इसके लिए संभव नहीं है बच्चों, ये आपका गलत है। तो इसका मतलब हमारा 1 भी सही है, 2 भी सही है और 3 भी सही है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ए गलत है, बी भी आपका गलत है, डी भी गलत है। यहाँ पर पूर्ण रूप से सही जो आंसर है बच्चों वो आपका होने वाला है सी विकल्प। चलिए, आई होप दैट आप सभी को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। और बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12 आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। एशिया की सबसे खारी झील का नाम आप लोगों को बताना है। पूरे एशिया के अंदर सबसे खारी जो झील है उसका नाम आप लोगों को बताना है बच्चों। एक आपको दिया गया है चिल्का झील, एक आपको दिया गया है वुलर झील, एक आपको दिया गया गोविंद सागर झील, एक आपको दिया गया पुलिकट झील। चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा। हमारे इंडिया के अंदर और एशिया के अंदर जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है उसका नाम आप लोगों को बताना है। इंडिया में भी सबसे खारी वही है और एशिया के अंदर भी सबसे खारी वही है। चारों ऑप्शन देखकर आप समझ सकते हो कि चारों ही ऑप्शन इंडिया से रिलेटेड है। तो ये बात आपकी बिल्कुल जायज़ है कि जो खारी झील है वो भारत की भी और साथ ही साथ एशिया की भी है। चलिए बात कर लेते हैं बच्चों यहाँ पर सही विकल्प की। अगर हम बात करें बच्चों डी विकल्प की, ये आपका गलत है पूर्ण रूप से। सी भी आपका गलत है, बी भी गलत है। चिल्का झील यहाँ पर आपका क्या होने वाला है, सही आंसर होने वाला है। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं चिल्का झील कहाँ पर पड़ती है, उड़ीसा में आपकी पड़ती है। चलिए बात करते हैं बच्चों, कुछ क्वेश्चन अब यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान के लिए गए हैं, 3 से 4 क्वेश्चन, और ये काफ़ी डिमांडेड क्वेश्चन है, थोड़े से डिफरेंट भी हैं, सभी बच्चों को अच्छे से पढ़ लेने हैं। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान का संबंध कौन से राज्य से है? एक आपको दिया गया है बच्चों असम, एक आपको दिया गया है मेघालय, एक आपको दिया गया है मणिपुर और एक आपको दिया गया है मिजोरम। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान का संबंध कौन से राज्य से है? चलिए बच्चों तेजी के साथ सबमिट कराइएगा। मैं उन सभी बच्चों से एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं जो हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं, उन सभी बच्चों को ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और डेली रात्रि 9 बजे लाइव अवश्य आना है। हमारे द्वारा बहुत अच्छे मॉक टेस्ट डेली आपको कराए जाते हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं बच्चों यहाँ पर सही आंसर की। तो डी आपका बच्चों यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, सी मणिपुर भी आपका गलत है और बी मेघालय भी गलत है। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर पड़ता है, असम में पड़ता है। ये सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि इन फ्यूचरली इस प्रकार के जो डिफरेंट क्वेश्चन हैं इनके आने की एक प्रबल संभावना है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर अब हम क्वेश्चन नंबर 18 की। अबोहर वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? अबोहर वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से प्रदेश में है? एक आपको दिया गया है पंजाब, एक आपके पास विकल्प है हिमाचल प्रदेश, एक आपके पास है हरियाणा और एक विकल्प आपके पास है राजस्थान। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। अबोहर वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से प्रदेश में लगता है? पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में और एक डी आपको दिया गया राजस्थान। अरे भाई सभी बच्चों को 3 से 4 सेकंड के अंदर आप अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। 4 सेकंड का ही आपको अधिकतम समय दिया जाएगा, उसी के अंदर सभी बच्चों को आप अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। अबोहर वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से प्रदेश में पड़ता है? चलिए बच्चों सही विकल्प की यहाँ हम बात कर लेते हैं। डी आपका गलत है बच्चों, सी भी आपका गलत है, बी भी आपका गलत है। अबोहर वन्य जीव अभ्यारण्य का संबंध पंजाब से है। सभी बच्चों को इस जानकारी को बहुत अच्छे से समझ लेना है, याद कर लेना है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। डालमा राष्ट्रीय उद्यान कौन से प्रदेश में है? एक आपके पास है बिहार, एक बच्चों आपके पास झारखंड है, एक सी उत्तर प्रदेश भी है, एक आपके पास डी है, इनमें से कोई नहीं। डालमा राष्ट्रीय उद्यान भारत के कौन से राज्य में है? चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को बताना है। चलिए बच्चों तेजी के साथ आंसर दीजिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं सही विकल्प की।
देखिएगा इस प्रकार के जो छोटे क्वेश्चन हैं इसमें आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं इन्वेस्ट करना है। चलिए बात करते हैं बच्चों सही आंसर की। तो यहाँ पर आपका ए बच्चों पूर्ण रूप से गलत है, एक आपका डी भी गलत है, साथ ही साथ आपका सी भी गलत है। डालमा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर पड़ता है बच्चों? ये आपका झारखंड में पड़ता है, सभी बच्चों को ध्यान रख लेना है। आगे बढ़िएगा थोड़े से। मेलकोट मंदिर वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से राज्य में है? मेलकोट मंदिर वन्य जीव अभ्यारण्य आपका कहाँ पर लगता है बच्चों? एक विकल्प है आपके पास कर्नाटक, एक बी आपको दिया गया है छत्तीसगढ़, एक सी आपको दिया गया है केरल और एक आपको डी दिया गया है उड़ीसा। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। मेलकोट मंदिर वन्य जीव अभ्यारण्य आपका किस प्रदेश में लगता है? चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा सभी बच्चे। अरे भाई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाना है, इतने इजी क्वेश्चन को भी आप टाइम लगाओगे तो कैसे काम चलेगा। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम सही विकल्प की बात करें तो डी आपका पूर्ण रूप से गलत है, सी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है, बी भी आपका गलत है। मेलकोट मंदिर वन्य जीव अभ्यारण्य आपका बच्चों कहाँ पर लगता है? कर्नाटक में लगता है। ए विकल्प आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से सही हो जाता है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। लेंगतेंग वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? लेंगतेंग वन्य जीव अभ्यारण्य आपका कौन से राज्य में लगता है? ए विकल्प है आपके पास सिक्किम, एक है बी केरल और एक सी आपको दिया गया उत्तर प्रदेश, एक डी आपके पास है बच्चों मिजोरम। चलिए सभी बच्चे जो है अपने अपने आंसर सबमिट कराएंगे। यदि किसी बच्चे का किसी क्वेश्चन को लेकर किसी भी प्रकार का कोई डाउट क्रिएट होता है तो उस बच्चे को जर्नली कमेंट बॉक्स में जाना है और अपनी क्वेरीज़ को पूछ लेना है। हैंड टू हैंड आपकी जो क्वेरीज़ है उसको सोल्व किया जाएगा। लेंगतेंग वन्य जीव अभ्यारण्य आपका कहाँ पर पड़ता है बच्चों? सिक्किम, केरल, उत्तर प्रदेश, एक आपको दिया गया मिजोरम। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग सही विकल्प के बारे में। ये आपका बच्चों सिक्किम गलत है, केरला में नहीं है और ना ही सिक्किम में है, तो बी भी आपका गलत है, ए भी गलत है, साथ ही साथ सी भी आपका गलत है। लेंगतेंग वन्य जीव अभ्यारण्य बच्चों आपका कहाँ पर पड़ता है? मिजोरम में पड़ता है, यानी कि आपको ध्यान रख लेना है डी विकल्प यहाँ पर आपका पूर्ण रूप से सही है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य आपका किस प्रदेश में है? एक आपको दिया गया है तमिलनाडु, एक आपको दिया गया है बी कर्नाटक, एक सी आपको दिया गया है केरल और एक बच्चों डी आपको दिया गया है तेलंगाना। चलिए अरे भाई तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य का संबंध भारत के कौन से राज्य से है? सही आंसर सबमिट कराइएगा सभी बच्चे। 3 से 4 सेकंड में आप लोगों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए बात करते हैं सही विकल्प की बच्चों। डी आपका गलत है, सी भी आपका गलत है, बी भी गलत है। अनामलाई के अंदर इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य पड़ता है और अनामलाई आपका कहाँ पर लगता है बच्चों? तमिलनाडु में लगता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान कौन से प्रदेश में है? एक विकल्प आपके पास है हिमाचल प्रदेश, बी है आपके पास केरल, सी आपको दिया गया है पंजाब, एक आपको डी दिया गया है बच्चों असम। इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान भारत के कौन से राज्य में लगता है? आपके पास बच्चों 4 विकल्प है और इतने छोटे छोटे आंसर देने के लिए आपको इतना नहीं सोचना है, तेजी के साथ फास्टली आप लोगों को रिप्लाई करना है। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं सही विकल्प की। डी आपका यहाँ पर बच्चों गलत है, सी भी आपका गलत है, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो बी भी आपका गलत है। ये आपका पूर्ण रूप से यहाँ पर क्या है? सही है। इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर लगता है? ये बच्चों आपका हिमाचल प्रदेश में लगने वाला है। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। और मैं सभी बच्चों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि आज की जो क्लास है ये मात्र 20 क्वेश्चन की थी। सभी बच्चों को सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। ऐसे बच्चे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को यदि आपको अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक करें। यदि आपको अच्छी नहीं लगी है तो कोई बात नहीं है, आप लाइक मत कीजिएगा, लेकिन आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स और आप सबकी जो पंक्चुअलिटी है क्लास को अटेंड करने की, ये मुझे सदैव मोटिवेट करती है। तो आप सभी बच्चे डेली रात्रि 9 बजे लाइव अवश्य आएँ। चलिए बात करते हैं बच्चों आज के आखिरी क्वेश्चन की।
उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य आपका कौन से प्रदेश में है? एक आपको दिया गया राजस्थान, एक आपको दिया गया झारखंड, एक बच्चों सी है बिहार, एक डी है आपका उड़ीसा। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के कौन से राज्य के अंदर मौजूद है? चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। अरे भाई तेजी के साथ सबमिट कराइएगा, बहुत सारे स्टूडेंट गलत आंसर दे रहे हैं। आपको ये समझना है कि आपसे उदयपुर सिटी पूछा गया है या उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य पूछा गया है। आपको सिटी का आंसर नहीं देना है बच्चों, मेरे द्वारा आपसे ये नहीं पूछा गया उदयपुर सिटी कहाँ पर है, आपसे पूछा गया है उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है। दोनों सवाल बच्चों अलग है, उदयपुर सिटी अलग है, उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य अलग है, दोनों के राज्य अलग अलग हैं आपके। चलिए बात करते हैं यहाँ पर हम लोग सही विकल्प की। चलिए बच्चों, ए आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, बी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है और डी भी आपका गलत है। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य बच्चों आपका कौन से राज्य में पड़ता है? ये आपका बिहार में पड़ता है। और आज की जो क्लास है बच्चों आपकी ख़त्म हो चुकी है। सभी बच्चे लाइव आए और एक अच्छा सा जो है सभी बच्चों के अंदर एक कंपटीशन, एक प्रतिस्पर्धा हुई जो कि हमें बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करती है। और मैं आखिरी सेंटेंस यही कहना चाहता हूँ कि सभी बच्चे काफ़ी लगन के साथ अपनी तैयारी करें। आने वाला जो समय है, आने वाले जो 6 महीने हैं, ये आपके कैरियर के लिए निर्णायक साबित होने वाले हैं, क्योंकि इन आगामी 6 महीने के अंदर बहुत सारी नई वैकेंसीज भी आएंगी और कुछ जो पुरानी अटकी हुई वैकेंसीज है उनके भी क्लियर होने के पूर्ण चांस यहाँ पर हैं। चलिए बच्चों, आज की जो क्लास है वो ख़त्म हो चुकी है। थैंक यू सो मच वॉचिंग आवर वीडियो। सभी बच्चों को मेरी तरफ से शुभ रात्रि।